राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मार्बल आर्ट गैलरी के संस्थापक भैरव सिंह ने दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए जल सेवा के माध्यम से जनता को राहत देने का काम किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रतिष्ठित पदों के लिए चुने जाने वाले नामों पर सस्पेंस के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई दुर्घटना के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने मामले को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं को चिट्ठी लिखी और उन्होंने मिलने का समय मांगा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद आपने कहा कि भगवा पार्टी ने दिल्ली में जल संकट को प्रायोजित किया है। यह देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ के लोग पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नीट परीक्षाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इन याचिकाओं में समान मांगों को देखते हुए उम्मीद है कि सुनवाई अवकाश पीठ के समक्ष औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा से कराया जाए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विदिशा से लोकसभा के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद अपनी पारंपरिक बुधनी सीट से विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को पूरी तरह लावारिस करार देते हुए दावा किया कि केंद्र की दिलचस्पी केवल किराया बढ़ाने में है, यात्री सुविधाओं में सुधार करने में नहीं। देश में दलित राजनीति के प्रमुख चेहरों में शुमार और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले को एनडीए सरकार में लगातार तीसरी बार जगह दी गई है। उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों से 1 जुलाई से अपने बिजली के बिल का भुगतान करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इस देश में हुए चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा मतदान कहीं नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बताया। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को
लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में स्कूल चले हम अभियान 2024 राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सीएम राय स्कूलों की तरह अन्य सरकारी स्कूलों में भी जरूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि एमपी में लगभग 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ। उनका कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं। उसका मजा भी है, लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाले। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया है। मेरी अपनी ओर से यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस से जुड़ी एक दुखद ट्रेन दुर्घटना के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीनेत ने उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह महत्वपूर्ण रेल की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुप्रिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि रेलवे का उपयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है और आरोप लगाया कि रेल की सुरक्षा से समझौता किया गया है। मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था, और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीर ठीक 1 साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक 1 साल पहले बालासोर ओडिशा में और 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है 1 साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि 1 साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं
2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है। मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं। हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला 1 साल में? तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री बना हुआ है। अब आप बताइए, आपने 1 साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? आपके साथ एक और आंकड़ा साझा करती हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा खुद अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दिया है, यह आरटीआई के माध्यम से भी सामने आया है। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है, और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है यह भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं, उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है। और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग है कि नेट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज नेट एग्जाम में हुए घोटाले के खिलाफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में हुए घोटाले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये देश के बच्चों और देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच कराए और जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए। वहीं यह भी कहा कि कल आप पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेगी। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्ज़ाम को देते हैं और 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो,
आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्ज़ाम बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही। और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की MBBS, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज़, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीज़ों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में। मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया। यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया। जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था, उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दें। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहाँ पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है। ये 24 लाख बच्चे तो वो हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ये एग्जाम देना है। उनके माँ बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो 1.5 साल बाद इस एग्जाम को देंगे, उनके माँ बाप परेशान हैं। 10वीं के बच्चे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं। 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे अब क्या सोच के तैयारी करेंगे? 18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेके धरना प्रदर्शन करेगी, तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आप विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पानी की भीषण समस्या चल रही है। दिल्ली में पानी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और जल बोर्ड की है।
उन्होंने आप विधायक पर क्षेत्र की जनता के प्रति दुर्व्यवहार को लेकर निशाना साधा और कहा कि सार्वजनिक पद पर होने के बावजूद ऐसा व्यवहार मान्य नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। आज हम डीसीपी साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ के जो बवाना के एमएलए हैं जय भगवान उपकार जी, दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि पानी की भीषण समस्या है। लोग एमपीज के घर पर, एमएलए के यहाँ पर, पार्षद के यहाँ पर जा रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि पानी की जिम्मेदारी किसकी है। पानी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, जल बोर्ड की है। उनके क्षेत्र के लोग पानी की मांग को लेकर उनके पास गए थे और उन्होंने उन लोगों का अपमान ही नहीं किया, उनको सीधे सीधे थ्रेट दी कि मैं आपको शांत कर दूंगा। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप एमएलए हैं, आप पार्षद रहे हैं और आपका लोगों के साथ व्यवहार ठंडा करने की ताकत आप में नहीं है। ठंडा करने की ताकत परमात्मा में है। जिसका जितना जीवन लिखा है ये ऊपर तय होता है। उपकार साहब, आप किसी को ठंडा नहीं कर सकते। आज हमने उनके खिलाफ डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जब वो सार्वजनिक पद पर होने के बाद लोगों को, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसने वोट दिया है, उसको जानने का अधिकार है कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा। और उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि वो दिल्ली सरकार की पार्टी के वो विधायक हैं और सीनियर नेता हैं वो। और मैं उनकी ये छवि देख रहा था, आप गूगल पर सर्च मारिए, साहब के मुकदमे दर्ज हैं, जेल काट के आप आए हैं। जेल काटने के बाद भी आपको भी समझ नहीं आई कि पब्लिक के आदमियों से कैसे बर्ताव किया जाता है। वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा। इन पर पहले से ही एफआईआर संख्या 491/2018, धारा 323 और 341, 506 आईपीसी, पुलिस स्टेशन शाहबाद डेरी, एफआईआर संख्या 351/19, धारा 308, 506, 323, 341, 34 आईपीसी, ये शाहबाद डेरी में दर्ज है। गरीब क्षेत्र के निवासी डरते हैं, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। जब उनको पानी नहीं मिलता, 150 रुपए का, 200 रुपए का पानी का जब गैलन लेकर आते हैं, तो उसके बाद लगता है कि हमारा पैसा अगर अपने बच्चों को मैं दूध पिलाता, तो इसलिए वो पानी के लिए जाते हैं। मैंने डीसीपी साहब को कहा है इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे साथ हमारी निगम पार्षद पार्टी की, हमारी नॉर्थ वेस्ट की महामंत्री अंजू अमन जी हैं, जय भगवान यादव जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और निगम में हमारे निगम के उपनेता हैं विपक्ष में। हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं और दीपक चौधरी जी सैंपलपुर बादली से पार्षद रहे हैं, हमारे ओबीसी के प्रदेश के नेता हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष अजमेर देशवाल जी हैं और हमारे सोशल मीडिया को जो हैंडल करते हैं पार्टी की तरफ से रविंद्र सूरी जी हैं। मैंने उनसे 2 मांग की है। पहली मांग मैंने ये की है कि उन पर जो भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना उसकी एफआईआर होनी चाहिए। मैं इनकी शिकायत इनके स्पीकर साहब से करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है स्पीकर साहब भी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। इन पे संज्ञान लेने का काम दिल्ली पुलिस करेगी और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल को कि हम इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने माना है ये गलत है और पहले भी इनकी इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। लोग डरते हैं थाने में आने से, शिकायत नहीं कराना चाहते। उनको लगता है कि ये पकड़कर इनके गुंडे उसकी पिटाई करेंगे, मारेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर देश के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी हैं। आप दिल्ली में इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहाँ के सांसद होने के नाते कहता हूं, 25,53,000 मेरे मतदाता हैं। अगर मेरे मतदाताओं के साथ इस प्रकार से यहाँ के निवासियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इनका सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।